राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 91 एवं 94, जिसे मोचन ऊपर को प्रोबंध नीचे के नाम से जाना जाता है। वंस अमार्गेज ऑलवेज मार्गेज के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस उक्ति है और इस उक्ति को एग्जाम में पूछा भी खूब जाता है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोचन ऊपर को प्रोबंध नीचे को आप क्या समझते हैं इस उक्ति से। तो आइए देखिए हम लोग कैसे, कितने सरल शब्दों में मैं आपको इसको समझाऊंगा, शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। टॉपिक तो बहुत सारे लॉ में है, एक नहीं बहुत सारे टॉपिक हैं जो समझ से परे होते हैं। या तो समझाने वाला समझा नहीं पाता है, और या तो फिर जो समझने वाला बच्चा है वो समझ नहीं पाता है, या तो दोनों में कमी है या किसी एक में कमी है। खैर छोड़िए, उन सब बातों को छोड़िए, आइए समझिए। देखिए कैसे इसको मैं समझाया हूँ, थोड़ा सा कुछ बातों को यहाँ मैंने पहले नोट कर लिया हूँ जिससे मैं खुद ना भूल जाऊँ। खैर चलिए, जो नोट है या नहीं उससे कोई मायने नहीं है। सबसे पहले मोचन ऊपर को प्रोबंध नीचे को, ये जो मैक्सिम है ये धारा 91 एवं 94 से संबंधित है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा। ठीक, धारा 91 को मोचन ऊपर को कहते हैं, धारा 94 को प्रोबंध नीचे को कहते हैं। तो अगर कभी पूछा गया आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कि धारा 91 किससे संबंधित है, तो मोचन ऊपर को, 94 किससे संबंधित है, प्रोबंध नीचे को। यानी मोचन ऊपर है राइट टू रिडीम्पशन, ठीक है, अब प्रोबंध नीचे को यानी राइट टू फोरक्लोजर डाउन। तो ये तो धारा हो गया। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि मोचन और प्रोबंध का जो प्रयोग है ये किस ट्रांसफर में किया जाता है, तो मॉर्गेज में किया जाता है, बंधक में किया जाता है। तो बंधक क्या है? बंधक का मतलब है कि किसी अचल संपत्ति में ऋण की प्रतिभूति के रूप में हित का अंतरण बंधक है। जैसे ये मेरा 1 बीघा जमीन है, तो इस 1 बीघे जमीन में हमारे बहुत सारे राइट हैं, हमारे बहुत सारे हित हैं। जोतने का अधिकार, बोने का अधिकार, उसमें कोई फसल लगाने का अधिकार, पेड़ लगाने का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, तालाब खुदाने का अधिकार, बारात टिकाने का अधिकार, हमारे बहुत सारे उसमें राइट्स हैं। तो बहुत सारे हित में से इस संपत्ति को बेच करके पैसा लेने का अधिकार, दान करने का अधिकार, ठीक है, मंदिर के नाम करना, स्कूल के नाम करना, हॉस्पिटल बनवाना, बहुत सारे हित हैं, अनगिनत हित, जिसको कहते हैं रेजिड्यूरी इंटरेस्ट, अवशिष्ट हित इसमें हमारे समाहित हैं। तो इसमें से एक हित का हम अंतरण कर देते हैं। कौन सा हित? यानी अनंत हितों में से एक हित का अंतरण करते हैं। वो कौन सा हित है? किसी ऋण की प्रतिभूति के रूप में। जैसे मैंने 1 लाख रुपया किसी से ऋण लिया हूं, ठीक है, 1 लाख रुपया मैंने किसी से ऋण लिया हूं, तो इस 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी के रूप में, यानी प्रतिभूति के रूप में मैं इसमें से एक हित का अंतरण कर देता हूं, तो उसी को कहते हैं बंधक बना दिया गया है। अब क्या होगा इसमें? होगा क्या फिर कि अगर 1 लाख रुपया मैं ड्यू डेट पे यानी निर्धारित समय पे, शोध समय पे नहीं दे पाऊंगा, तो ब्याज सहित 1 लाख रुपया इस मेरे प्रॉपर्टी से वसूल करने का राइट अगले वाले व्यक्ति को हो जाएगा। तो ये राइट मैंने उसको दे दिया, इसी राइट यानी इस 1 लाख रुपए को ब्याज सहित वसूल करने का जो उसका राइट है, इसको मैंने सिक्योर्ड कर दिया इसी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो इस हित का, इस प्रॉपर्टी से मैंने एक हित का ट्रांसफर कर दिया कि वो 1 लाख रुपए के लिए क्या हो गई? ये संपत्ति ब्याज सहित भार बन गई, जिसको बंधक कहा गया। यही अगर चल संपत्ति पे मैंने किया होता, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी दिया होता, तो वो गिरवी कहलाती, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम से गवर्न नहीं होती, बल्कि भारतीय संविदा अधिनियम धारा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 147 से 181 से गवर्न होती गिरवी, जिसको प्लेज कहते हैं।
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बंधक क्या है, यानी किसी ऋण की प्रतिभूत के रूप में अचल संपत्ति में से हित का अंतरण करना ही बंधक है। अब इस बंधक, जो बंधक करते नहीं, जो 1,00,000 रुपया या कुछ भी पैसा अपनी प्रॉपर्टी पे लेता है, उसे कहते हैं वो बंधक करता है। तो बंधक जो करता है उसी को बंधक करता कहते हैं, मार्गेजर कहते हैं, ठीक। और जिसने वो 1,00,000 रुपया दिया है उसी को मार्गेजी कहते हैं, बंधकदार कहते हैं। इतनी भी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब एक बात और समझना है कि मेरे पास ये 1 बीघा जमीन है, मैं 1 बीघा जमीन की मेरी कुछ तो कीमत होगी ना। मान लेते हैं इस 1 बीघा जमीन की कीमत 5,00,000 रुपए है। अब मैं इस 1 बीघा जमीन को बंधक एक व्यक्ति को भी कर सकता हूं, एक से अधिक व्यक्तियों को भी कर सकता हूं। कहीं भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मैं अपने 1 बीघे जमीन को, जिसकी कीमत 5,00,000 रुपए है, कितने लोगों को बंधक करूं, कोई रोक नहीं है। मैं 5,00,000 रुपए की सीमा तक ही बंधक करूं, ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। मैं चाहूं तो 5 व्यक्तियों को 5-5 लाख रुपया ले करके इस संपत्ति को मार्गेज कर दूं। हाँ, ये अलग की बात है कि मैं 5 लोगों को मार्गेज करूंगा तो जो पहला 5 लाख रुपए दे करके हमसे बंधक करवाया है, उसके बाद दूसरा कोई करवाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि पहले ये व्यक्ति अगर आ गया है, इसमें इसने 5 लाख रुपया दे दिया है, इसको अपने पक्ष में मार्गेज करवा लिया है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ये जान रहा पहले इसको मिलेगा संपत्ति, जब बिकेगी तब मुझे मिलेगा। तो कहीं अगर इसी को देने ये पैसा अगर ना दे पाएगा तो इसका यानी बंधक करता अगर नहीं पैसा दे पाएगा जो कर्ज लिया है, तो ये वसूल लेगा बेच करके, तो संपत्ति कुछ बचेगी नहीं, तो इसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए कोई दूसरा बंधकदार आता ही नहीं है। हाँ, अब आ जाए वो दे दे अपने रिस्क पे तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है, कितने बंधकदार हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस संपत्ति का मूल्य 5 लाख है तो 5 लोग 1-1 लाख रुपए का बंधक कर सकते हैं। तो लोगों को पता होता भाई अभी उस संपत्ति का जितना कीमत है उतना गिरवी वो उतना भी वो बंधक नहीं रखेगी, उतना भी कर्ज उस पर नहीं लिया गया है, तो भी उस पर कुछ तो बचा है। क्योंकि जितने बंधकदार हो गए हैं वो जब अपना वसूलेंगे तो अभी कुछ संपत्ति वो बच जाएगी, तो उतने के लिए मैं भी बंधकदार बन सकता हूं उसका। तो जब लोगों को लगता नहीं उस संपत्ति का मूल्य है तो बंधकदार बनते रहते हैं, जब लोगों को लगता नहीं भाई अब उसमें कुछ बचा नहीं है तो बंधकदार नहीं बनते हैं। लेकिन अधिकतम कितने बंधकदार बनेंगे कोई रोक नहीं है, कितनी सीमा तक बंधकदार बनते रहेंगे उस संपत्ति के मूल्य की ही सीमा तक या उससे ज्यादा, इस पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं, तो मोचन जब का संपत्ति को बंधक करता है तो इस शर्त पे होता है कि वो ब्याज सहित पैसा वापस कर देगा, फिर उसकी संपत्ति छूट जाएगी, भारमुक्त हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं मोचन का अधिकार, ठीक है, राइट टू रिडीम्शन यानी छुड़वाने का अधिकार। तो ये सामान्यतया बंधककर्ता को अपनी संपत्ति को भार से छुड़वाने का अधिकार होता है। और प्रोबंध का अधिकार बंधकदारों को होता है कि मोचन का जो राइट है बंधककर्ता को, उसके राइट को समाप्त करवा देना ही प्रोबंध का अधिकार कहलाता है, जो बंधकदारों को बंधककर्ता से प्राप्त होता है, यानी बंधकदार के विरुद्ध प्राप्त होता है। अब आ जाइए बंधककर्ता। अब यहां मैंने का को बंधककर्ता दिखाया है, ये इसकी एक जमीन है, ये सब बंधकदार है। का ने पहले बंधक अपनी जमीन को खा को किया है, फिर गा को किया, फिर घा को किया, फिर अंगा को किया, फिर चा को किया। 5 लोगों को इसने अपनी जमीन को बंधक कर दिया है। मैंने पहले ही भी यहां समझा दिया है कि बंधक कितने लोगों को किया जाएगा, इस पे कहीं कोई रोक नहीं है, ठीक। हाँ, जो बात एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहले आया है इसमें पहले इसके राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी। जब भी ये संपत्ति कभी बिकेगी इन लोगों के कर्ज की वसूली में, तो सबसे पहले पैसा इसको दिया जाएगा, फिर जो बचेगा इसको, फिर जो बचेगा इसको, फिर जो बचेगा इसको, यानी क्रमिक रूप से मिलेगा और प्रायोरिटी दी जाएगी। जो पहले आया है पहले उसका हित प्रोटेक्ट होगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर इसी को देने में पूरी जमीन बिक जाए, कुछ ना बचे, तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये लोग भी देखते रहते हैं कि क्या इस संपत्ति के यहाँ बिकने पे कुछ बचेगा कि नहीं, बचेगा तो ये लोग बंधकदार बनते हैं, नहीं तो नहीं कोई बनेगा। क्यों बनेगा? रिस्क लेगा।
या तो अगले को ये विश्वास हो कि पैसा वापस कर देगा तब कोई पैसा देगा। तो जितने लोग बंधक बनते बंधक करता वो बंधकदार बनते रहते हैं, तो जो पहले आया है उसको पूर्विक बंधकदार कहते हैं, जो बाद में आते हैं उनको पाश्चविक बंधकदार कहते हैं। तो खा के बाद गा आया है, फिर घा भी आया है, अंगा भी आया, चा आया, तो खा के लिए ये लास्ट के चारों पाश्चविक बंधकदार कहलाएंगे, सब्सिक्वेंट मार्गेजी कहलाएंगे। गा के लिए केवल ये तीनों सब्सिक्वेंट कहलाएंगे, घा के लिए ये 2 कहलाएंगे, अंगा के लिए ये मार्गेजी कहलाएगा सब्सिक्वेंट बाद वाला। पूर्विक बंधकदार जो पहले आए हैं, तो चा के लिए ऊपर के चारों पूर्विक बंधकदार, अंगा के लिए ऊपर के 3 पूर्विक बंधकदार, घा के लिए ऊपर के 3, गा के लिए ऊपर का 1 पूर्विक बंधकदार कहलाएगा। यानी जो जिससे पहले आया होगा वो उसके लिए पूर्विक बंधकदार, जो जिसके बाद में आया होगा वो उसके लिए पाश्चविक बंधकदार कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझना आपको क्या है, जैसे ये जो मैक्सिम है कि मोचन ऊपर को, तो मोचन कराने का जो राइट होता है बंधककर्ता को तो हमेशा प्राप्त होता है अपनी संपत्ति को छुड़वाने के लिए, क्योंकि एक मैक्सिम और आगे आप पढ़ेंगे चल के कि वंस मार्गेज ऑलवेज मार्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक। ठीक है, तो हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे कि मोचन का जो अधिकार है वो बंधककर्ता को है, लेकिन केवल बंधककर्ता को नहीं होता है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही संपत्ति एक ही व्यक्ति बंधक करता है तभी ये रूल अप्लाई होता है मोचन ऊपर को प्रोबंध नीचे को, अन्यथा अप्लाई नहीं होता है। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पहले से मैंने दे रखा है, पीसीएस एपीओएचजीएस की तैयारी जिस किसी बच्चे को करना है या कर रहा है, कहीं से सेटिस्फाइड नहीं है, वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। और भी हाल ही में यूपी पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्रैश कोर्स शुरू किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाने वाला लॉग केवल मैं ही रहूँगा, कोई दूसरा नहीं उसमें आएगा। जीएस के लिए मैं अलग से फैकल्टी रखूँगा, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर से गुमराह होने से अच्छा है आप एक जगह ज्वाइन करिए जहाँ आपको लगे कि यहाँ मुझे समझाया जा सकता है, मैं यहाँ सेटिस्फाइड हूँ, चाहे मेरे संस्थान में या कहीं और पे भी, जहां आपको लगे कि यहाँ मुझे अच्छे से समझाया जा सकता है, यहाँ से मैं सफल हो सकता हूँ, वहाँ आप ज्वाइन करिए। इधर उधर भाग दौड़ करने से कोई मतलब नहीं है कि थोड़ा उधर का भी रस ले लें थोड़ा उधर का भी रस ले लें, दोनों मिक्सर हो जाएंगे, बन जाएंगे जहर, हो जाएंगे खतरनाक। तो ऐसी गलती मत करिए। कहीं भी एक संस्थान में जहाँ आपको फेथ हो, विश्वास हो, अपने अनुसार, दूसरे के कहने पे नहीं सुनिए, दूसरों की करिए अपनी, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिकल करके, हमारे बहुत सारे वीडियोज भी ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध हैं, ठीक है, उसको आप देखिए, यहाँ पे इस वीडियो को देखिए और भी वीडियो को देखिए, संपर्क करिए, 1-2 डेमो क्लास लीजिए, ठीक है, और आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ क्रैश कोर्स हो या फुल कोर्स हो ज्वाइन करिए। इधर उधर भागदौड़ करने से जीवन बर्बाद हो जाएगा, समय व्यतीत हो जाएगा, ठीक है, कोई फायदा अंत में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती मत करिए। चलिए यहाँ पे समझिए, बंधककर्ता जब अपनी एक संपत्ति को एक से अधिक व्यक्तियों को बंधक कर देता है, तो ऐसी स्थिति में एक चीज मैं पहले ही बता दिया हूं कि जब का ने पहले 1 लाख रुपए के लिए खा को बंधक किया, फिर 1 लाख के लिए गा को, यानी सबसे 1-1 लाख रुपया लेता गया और अपनी संपत्ति को सिक्योर करता गया, यानी प्रतिभूति बनाता गया उसके लिए कि भाई हम नहीं दे पाएंगे तो संपत्ति हमारी बेच के वसूल लीजिएगा। अब चाहे संपत्ति की कीमत चाहे टोटल 1 लाख की हो या 5 लाख की हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि 1 ही लाख की है तो 5 लोग जाहिर सी बात है 1-1 लाख रुपया नहीं देने आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम 5 अगर का पैसा वो नहीं दिया तो 5 अगर हम वसूली भी करेंगे तो जो संपत्ति की कीमत 1 लाख रुपए, तो भी 4 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जल्दी कोई आता नहीं है, लेकिन आने पे कोई रोक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बंधककर्ता को तो सभी से मोचन कराने का अधिकार है, जिसको पैसा दे देगा उससे उसको छुट्टी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी उससे भार मुक्त हो जाएगी, लेकिन बंधकदारों को भी मोचन कराने का राइट है। जैसे गा को राइट है, गा को बंधकदार को बंधककर्ता से मोचन का अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बंधकदार को बंधककर्ता से मोचन का अधिकार नहीं होता, यहां मैंने लिखा भी है, ठीक है, ये देखिए नोचन में कि मोचन का अधिकार बंधकदार को बंधककर्ता से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो
जितने बंधकदार हैं पूर्विक बंधकदार को, ठीक है, वो पाश्चिमिक बंधकदार को अपने पूर्विक बंधकदार से मोचन कराने का राइट होता है। जैसे खा को संपत्ति में जो राइट इसका 1 लाख का है, ठीक है, जब खा को पहले 1 लाख रुपए मिल जाएगा, जब कुछ बचेगा तभी गा को मिलेगा, और जब खा और गा को मिल जाएगा तब घा को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हित स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, ठीक है, एक साथ सभी में नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले इसका पैसा चुकाया जाएगा, फिर इसका चुकाया जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अगर बचेगा तो नीचे वालों को चुकाया जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं चुकाया जाएगा। तो गा चाहे तो अपना राइट इसमें क्रिएट करने के लिए खा का जो भी पैसा है जो उसने दिया है उसको दे दे, ठीक है, तो इसे मुक्ति मिल जाएगी। तो तुरंत जो राइट इसका इस संपत्ति में वो राइट इसमें चला आएगा। तो इसी को कहते हैं मोचन का अधिकार। लेकिन इसने किससे छुड़वाया? अपने से ऊपर। ऊपर का मतलब जो इससे पहले आया है, इसी को कहते हैं मोचन ऊपर को। इसी तरह से घा को गा और घा से इनका पैसा दे करके छोड़वाने का राइट है, यानी घा ने 1-1 लाख रुपया दिया है तो घा चाहे तो इन दोनों को 1-1 लाख रुपया दे करके इनसे मोचन करवा ले, ये प्रॉपर्टी छोड़वा ले। तो अब सीधे डायरेक्ट बंधक इसको हो जाएगी, उसके बाद इन लोगों को है, तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी जब कभी संपत्ति बिकेगी। इसी तरह से अंगा को इन तीनों से मोचन कराने का अधिकार है, चा को इन चारों से मोचन कराने का अधिकार है। तो क्योंकि ये लोग इससे पहले आए हैं, ये लोग इससे ऊपर हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मोचन ऊपर को। कभी ये नीचे वालों को नहीं होता है। नीचे वालों को क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको नीचे वाले से क्यों छोड़वाना है? पहले तो मेरा राइट है ना, तब नीचे वाले को है। तो जब नीचे वाले को राइट ही नहीं है मेरे रहते हुए, तो हम नीचे वाले से क्यों मोचन करवाएंगे? इसीलिए मोचन हमेशा ऊपर वालों से करवाया जाता है, क्योंकि ऊपर वाले का राइट हमसे पहले है, उसके राइट को हम खत्म कर देंगे तो सीधे मेरे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी। तो मोचन ऊपर वाले से करवाया जाता है, नीचे वाले से नहीं। अब प्रश्न रहा प्रोबंध नीचे को, ठीक है, प्रोबंध नीचे को। तो प्रोबंध नीचे को क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि प्रोबंध का मतलब क्या है कि मोचन के अधिकार को रोक देना। सेक्शन 67 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में प्रोबंध का राइट होता है, शेष बंधकों में प्रोबंध का राइट नहीं होता है, ठीक है, जिसकी डिफिनीशन धारा 58 के गा में दिया गया, ठीक है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज सी में डिफाइन किया गया है 58 में। तो अब नीचे वालों को प्रोबंध नीचे को कैसे लागू होगा? अब प्रोबंध का राइट मतलब बंधकदार जो होता है इसी को बंधककर्ता के विरुद्ध राइट होता है, बंधककर्ता के विरुद्ध प्रोबंध का राइट होता है, क्योंकि मोचन का राइट बंधककर्ता को बंधकदार के विरुद्ध है। तो बंधककर्ता के जो प्रोबंध मोचन का राइट है ना, उस राइट को बंद करवा देंगे, यानी बंधककर्ता को छोड़वाने का राइट है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसके राइट को बंद करवा देना ही प्रोबंध का अधिकार कहलाता है, राइट टू फोर क्लोजर कहलाता है। तो अगर खा ने का से मोचन करवा लिया, जरा समझिएगा, अगर खा ने का से मोचन करवा लिया, यानी मोचन के अधिकार को बंद करवा दिया, प्रोबंध का अधिकार का प्रयोग कर लिया, तो ना केवल का इस संपत्ति में हित समाप्त हो जाता है, भाई जब ये संपत्ति को छोड़वा ही नहीं सकता, यानी इसके छोड़वाने का यानी मोचन करवाने के ही राइट को खा ने खत्म करवा दिया, तो अब इसका राइट जब खत्म हो गया तो इसी के राइट से ये लोग इसमें आए थे, तो इन लोगों का भी हित इसमें समाप्त हो जाएगा। तो इसके खा का प्रोबंध का अधिकार का के विरुद्ध जैसे ही प्रयोग किया और उसको डिक्री उसके फेवर में हो गई, तुरंत ये चारों जो हैं सब प्रभावित हो गए। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोबंध नीचे को, यानी प्रोबंध करवाया खा ने का से और हित प्रभावित हो गया गा घा अंगा और चा का भी हो गया का के साथ साथ। का तो हुआ ही हुआ, इन चारों का होगा तो नीचे वालों का हो गया। इसी तरीके से अगर प्रोबंध के अधिकार का प्रयोग अंगा कर ले, ठीक है, अंगा प्रोबंध के अधिकार का प्रयोग करे का के विरुद्ध, ठीक है, तो चा का हित प्रभावित हो जाएगा, लेकिन ऊपर वालों का हित नहीं प्रभावित होगा। क्यों?
क्योंकि इन लोगों का राइट तो पहले से ही संपत्ति में है, इससे पहले राइट इसी का है। अगर इसका हित खत्म होगा जैसे, तो पहले यहाँ संपत्ति आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर अंगा के पास आएगी। तो प्रोबंध हमेशा नीचे वालों को प्रभावित करता है, नीचे वाले के अधिकारों को खत्म कर देता है, और मोचन ऊपर वालों के अधिकारों को खत्म करता है। इसीलिए इसको प्रोबंध ऊपर को, मोचन ऊपर को, प्रोबंध नीचे को कहते हैं। इसके लिए वाद दाखिल करने के बारे में सीपीसी के आदेश 34 में प्रावधान किया गया है, रूल 247 में, आदेश 34 के नियम 2, नियम 4, नियम 7 में। ठीक है, एक जगह प्रोबंध विक्रय का अधिकार, एक जगह मोचन का अधिकार, एक जगह जो है विक्रय का अधिकार, तीनों राइट्स दिए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई बात किसी को ना समझ में आई होगी तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने जैसा कि पहले ही आप लोगों को बताया है कि हर संडे को, ठीक है, फ्री ऑनलाइन क्लास शाम को 8 बजे से ली जाती है। साथ ही साथ यूपी पीसीजे की क्रैश कोर्स जल्द ही शुरू होने वाला है, पेड ग्रुप, और फ्री क्लास तो संडे से प्रारंभ ही होगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।